मित्रों, पिछले दिनों इंडियन मीडिया के अंदर एक भूचाल आ गया था और ये भूचाल आया था प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा साहब, बांग्लादेश के एक बड़े सीनियर एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। उनके एक स्टेटमेंट की वजह से इंडियन मीडिया में ये भूचाल आया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी कर लेनी चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मीडियम रेंज के जो पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं उनको भी बांग्लादेश के अंदर डिप्लॉय कर लेना चाहिए। इससे इंडिया को डेटर किया जा सकता है। इन्वेजन को जो थ्रेट्स हैं इंडिया की जानिब से उनको डेटर इस तरह से किया जा सकता है। अब उनका ये जो स्टेटमेंट था ये बड़ा भारी गुजरा इंडियन मीडिया के ऊपर और बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर इनका ये जो स्टेटमेंट था उसको काफ़ी पजीराई मिली, लोगों ने इसको वेलकम किया और हमने देखा कि वहाँ से जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे बना वो ये बना कि लोगों ने इसको जनरली एक्सेप्ट किया। मतलब अक्सर लोगों का जो ख्याल था वो इनसे मिलता जुलता था दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी, कि ये जो सुझाव दे रहे हैं ये बड़ा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब एक और उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की है और उससे भी इंडियन मीडिया के अंदर एक शॉक वेव चली गई है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए, लेने चाहिए फाइटर जेट्स। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो असम के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, मतलब असम की जो इंसर्जेंसी है उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि प्रो बांग्लादेश है। एक दो तंजीमें ऐसी हैं बड़ी जिनके बांग्लादेश के लिए बड़े अच्छे ख्यालात हैं एंड दे सपोर्ट बांग्लादेश और वो चाहते हैं कि इनको सपोर्ट मिले बांग्लादेश से। कुछ ऐसी तंजीमें हैं वहाँ पर। तो ये कहते हैं शाहिदुज़्ज़मा साहब कि उन तंजीमों को हमें वाकई में सपोर्ट करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। शेख हसीना ने वो सपोर्ट करना तो दूर की बात है, उल्टा उनके ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था और उन तंजीमों के लोगों को पकड़ पकड़ के तो इंडिया के हवाले कर दिया गया था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब हम पॉलिसी चेंज करेंगे ना तो ये भी कहीं ना कहीं पर इंडिया को डिटर कर सकती है चीज़। हमारे पास एक मेथड होगा, टूल होगा उनको एंगेज रखने के लिए। एशिया नेट ने रिपोर्ट किया है कि बाय J7 जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान बैक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी टू डेटर इंडिया, बांग्लादेश प्रोफेसर शॉकर उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया कि ये एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात उन्होंने की है। अ वायरल वीडियो ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा हैज स्पार्क्ड आउटरेज आफ्टर ही सजेस्टेड बांग्लादेश एक्वायर J7 fighter jets from Pakistan and support insurgent movements in India's northeast to deter New Delhi। अच्छा, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं प्रोबेबली उनका इशारा शायद ये जो JF-17 पाकिस्तान बनाता है उसकी तरफ है, क्योंकि JF-17 की एक अच्छी मार्केट भी हाल ही में हमने देखा कि आज़रबाईजान जो है उसने $1.6 बिलियन के JF-17 खरीदे हैं पाकिस्तान से। द हिंदू की अगर आप सितंबर 27 की ये खबर देखें, Azerbaijan buys fighter jets from Pakistan under $1.6 billion deal. Reports in Azerbaijan claimed the aircraft were acquired under a $1.6 billion deal for an unspecified number of jets, armament and training. तो ये जो JF-17 पाकिस्तान बना रहा होता है वैसे चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका टेक्नोलॉजी है, इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है। रिसेंटली हमने देखा है कि ये नाइजीरिया ने भी ख़रीदे हुए हैं। अच्छा, तीसरा भी मुल्क है जिसने ये ख़रीदे हुए हैं बाय द वे, और वो मुल्क है म्यांमार। ना म्यांमार को ये जहाज़ बेचने के पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। म्यांमार ने ये जहाज़ उस वक्त ख़रीदे थे जब बांग्लादेश के अंदर वो तेजस जो इंडिया का जहाज़ है वो ख़रीदवाने के लिए बांग्लादेशी एयरफोर्स के ऊपर अवामी लीग दबाव डाल रही थी कि समोसा ख़रीदो। ये तेजस को समोसा भी कहता है, मतलब इसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ये इतना अच्छा जहाज़ नहीं है तो इसको तेजस समोसा भी कहते हैं। तो ये समोसे खिलाने के लिए दबाव डाला जा रहा था बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर। तो वहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रही थी, बांग्लादेश को तेजस दिलवाने की कोशिश की जा रही थी और यहाँ से मिलिट्री जनता जो म्यांमार की है वो 2017 में मेरे ख्याल से, अभी ये रोहिंग्या वाला इशू नहीं हुआ था, उससे पहले की ये डील है। और उस वक्त म्यांमार एक नॉर्मल कंट्री भी था और उनके कुछ ज़्यादा बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए थे एज सच, और ना ही एज ऐसे रोहिंग्या वाला मामला हुआ था। उन दिनों में उन्होंने JF-17 पाकिस्तान के ख़रीदे हुए थे। अच्छा, बहरहाल अब चूंकि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार नहीं है और दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री टाइज भी डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं,
लिहाजा अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी निकलती है तो डेफिनेटली JF-17 लेना बांग्लादेश के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। इसके अलावा जो उन्होंने बात की है आसाम के इंसर्जेंट्स को हम सपोर्ट करें, तो कौन से इंसर्जेंट्स ऐसे हैं जिनको सपोर्ट किया जा सकता है। इस हवाले से देखें, अगर आप असम की इंसर्जेंसी देखें ना तो वहाँ पर दर्जनों की तादाद में इंसर्जेंट ग्रुप्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एक्टिव नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि बीच में हैं, एक्टिव हैं भी नहीं भी है, उनके पीस टॉक्स भी चल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि एक्टिव हैं, इस पे पहले ज़रा बात करते हैं, क्योंकि सपोर्ट उन्हीं को किया जा सकता है ना जो कि एक्टिव हो। इसमें तो पहले नंबर पे आता है वो आता है CPIM। CPIM जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है। ये भी बड़े एक्टिव है, वहाँ पर इनका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन ये असम के अंदर बहुत एक्टिव है। माओइस्ट जो वहाँ के हैं ये प्रो चाइना है, माओइस्ट वहाँ पर जो तंजीमें हैं। दूसरे नंबर पर जो तंजीम आती है उसको उल्फा कहते हैं। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें भी कुछ फ्रिक्शंस इसके ऐसे हैं जो कि इनएक्टिव हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट जो है वो अभी तक इंडिया के काबू में नहीं आई, तो इसकी भी कार्रवाइयाँ वहाँ पर आए दिन होती रहती हैं। इसके अलावा जिस तंजीम के बारे में बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा इंडिया लिंक करता है, जिस तंजीम को असम की, उसका नाम है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB। इंडिया कहता है ये जो JMB है ये बांग्लादेश में इसका बेस है, तो ये वहाँ से ऑपरेट होती है और हमारे अंदर ये आकर तो ज़बरदस्त कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम को। तो ये तंजीम भी एक्टिव है वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम मल्टा तंजीम है, ये भी बहुत एक्टिव है वहाँ पर असम के अंदर। और ऑफ कोर्स एक हरकतुल मुजाहिदीन नाम की भी तंजीम है, वो भी आपने सुनी होगी यहाँ पर। तो ये एक्टिव तंजीम है जो कि वहाँ पर एक्टिवली इंसर्जेंसी के अंदर इन्वॉल्व हैं और इनका नज़रिया ये है कि हमें आसाम को अलग मुल्क बनाना है। इसके अलावा बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो कि अब एक्टिव नहीं है, एक दौर में एक्टिव थी लेकिन वो डील करके या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस की वजह से ख़त्म हुई है। मिसाल के तौर पर इसमें एक थी एडम सेना, एक दौर में AS नाम हुआ करता था। फिर इसमें ब्लैक विडो नाम की तंजीम हुआ करती थी। फिर इसमें बराक वैली यूथ लिबरेशन फ्रंट नाम की तंजीम हुआ करती थी। फिर एक दौर में हिल टाइगर्स फोर्स हुआ करती थी। इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ असम हुआ करती थी। इस्लामिक यूनाइटेड रिफॉर्मेशन प्रोटेस्ट ऑफ इंडिया हुआ करती थी। करबी नेशनल वॉलंटियर्स हुआ करती थी और दिमसा नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट हुआ करती थी। ये तंजीमें ख़त्म हुई हैं या मर्ज होकर दूसरी तंजीमें इन्होंने बना दी हैं, ये इनएक्टिव है। अच्छा, इन दिनों बहुत सारी तंजीम ऐसे ही हैं, सेपरेटिस्ट तंजीमें जिसके साथ पीस टॉक्स चल रहे हैं। अब वो कौन सी तंजीमें हैं, इसमें भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। कुकी लिबरेशन आर्मी के साथ इनकी बातचीत चल रही थी और कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी इंडिया की। इसके अलावा आदिवासी कोबरा फोर्स है, उनके साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी और आदिवासी पीपुल्स आर्मी के साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी। लंबी लिस्ट है जिनके साथ इंडिया ने जिनको एंगेज रखा हुआ है। तो ये वो तमाम तंजीमें हैं, ये भी लड़ भी रही हैं, बात भी कर रही हैं। ऐसी तंजीमें कुछ ऐसी हैं जिन्होंने लड़ाई ख़त्म की हुई है, बात कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि लड़ाई भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं। तो बेशुमार यहाँ पर इंसर्जेंट मूवमेंट्स मौजूद है। खाली आसाम के अंदर पूरा के पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक आसाम की बात हो रही है। तो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर अगर इंडिया सेपरेटिस्ट तंजीमों को बढ़ावा देता है, उनको सपोर्ट अगर करता है, तो काउंटर में ये काम ज़रूर किया जा सकता है आसाम के अंदर।